हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुशेट हरियाणा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास कैसे हम किसी प्रोग्राम के अंदर क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उनका क्या सिंटैक्स है, कैसे मतलब हम उनको प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के क्या यूजेज हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब तक आपके ये टॉपिक क्लियर नहीं होंगे कि क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तब तक आपको ये आगे वाले टॉपिक्स जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन एंड यूज ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये आपको समझ नहीं आएंगे। क्या होती हैं एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इनको हम किसी प्रोग्राम के अंदर कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। आप मेंबर फंक्शन के बारे में पहले से जानते हैं क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, जब हम किसी मेंबर फंक्शन के अंदर किसी दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको बोला जाएगा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। क्या बताया मैंने, जब एक फंक्शन के अंदर मैं किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करूँगी तो उसको क्या बोलेंगे, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। जैसे आपने +1 क्लास में पढ़ा था नेस्टेड इफ एल्स। क्या करते थे हम उसमें, एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगा देते थे तो उसको बोलते थे नेस्टेड इफ एल्स। ऐसे ही नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, जब एक फंक्शन के अंदर मैं किसी और फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो क्या बोलेंगे उसको, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। जब आप नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसको डायरेक्टली कॉल करना है। मतलब एक फंक्शन के अंदर जब मैं दूसरे फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो आपको डायरेक्टली कॉल करना है, आपको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना है। जैसे कि हम मेन फंक्शन में करते थे। क्या करते थे, मेन फंक्शन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करती थी। जैसे कि मैंने बनाया, मेन फंक्शन बनाया, इंटीजर मेन, और फंक्शन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उस क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करती थी। लेकिन आपको डायरेक्टली कॉल करना है, तब आप बोल सकते हैं कि वो नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन है। तो चलिए आपको मैं अब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने लिखा है इंक्लूड अ स्ट्रीम। क्या कर रहा है, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंक्लूड कर रहा है यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हमने क्या बनाई, क्लास बनाई। तो हम जब भी C++ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पर क्लास का नाम लिया है नेस्ट और फिर क्लास को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया जिसको क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर बोलेंगे। इंटीजर ए नाम से एक डेटा मेंबर बना दिया, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। देखिए ये जो इधर वेरिएबल बना है इसको क्या बोलेंगे, डाटा मेंबर बोलेंगे। उसके बाद एक फंक्शन बना दिया स्क्वायर नंबर नाम से, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। और उस फंक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया A*A, मतलब ए का स्क्वायर मैं रिटर्न करा रही हूँ। तो नाम से ही देखिए पता चल रहा है आपको, इस फंक्शन के नाम से स्क्वायर नंबर, तो क्या करा रहा है, ये नंबर का स्क्वायर करा रहा है। तो अभी तक हमने क्लास बनाई नेस्ट नाम से, उसमें एक डेटा मेंबर ले लिया ए नाम से, एक फंक्शन ले लिया स्क्वायर नंबर नाम से जो क्या करा रहा है, ए नंबर का स्क्वायर करा रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अब फिर से एक फंक्शन ले लिया। अच्छा, अब मैंने जो पिछले डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाए थे उनका कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिया था। इसका मतलब वो क्या है, प्राइवेट है।
ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। जब भी हम किसी डाटा मेंबर का मेंबर फंक्शन का क्लास के अंदर कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, प्राइवेट। वो किस में चले जाएंगे, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, पब्लिक और फिर फंक्शन बनाया इनपुट नंबर के नाम से, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करा रही हूँ, ए के नंबर को एंटर करा रही हूँ। तो सी आउट में लिखा एंटर ए नंबर और सी इन से मैंने ए को एंटर करा दिया और फंक्शन को बंद कर दिया। अब एक और फंक्शन बनाया डिस्प्ले नंबर के नाम से, डिस्प अंडरस्कोर नम के नाम से। उसमें क्या किया, अब यहाँ देखिए इंटीजर SQ इज इक्वल टू स्क्वायर नंबर को कॉल करा दिया। तो एक वेरिएबल बनाया, एक डेटा मेंबर बनाया SQ के नाम से, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, स्क्वायर नंबर को कॉल करा दिया। तो ये एग्जाम्पल हुआ नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का। देखिए कमेंट में भी लिख रखा है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करा रही हूँ। यहाँ पर मेंबर फंक्शन मेन कौन सा है, डिस्प नंबर, डिस्प अंडरस्कोर NUM के नाम से जो फंक्शन बनाया है यहाँ पर, उसके अंदर मैं किसको कॉल करा रही हूँ, स्क्वायर नम को कॉल करा रही हूँ। तो ये होता है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। क्या हुआ बच्चों, जब एक फंक्शन के अंदर मैं दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करा रही हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। देखिए ये मेरा एक फंक्शन हो गया, इसके अंदर ये जो दूसरा फंक्शन है स्क्वायर नम के नाम से ये कॉल हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। और इसकी वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, एक वेरिएबल है इंटीजर SQ जो वेरिएबल है उसमें इसकी वैल्यू स्टोर हो रही है। और फिर सी आउट में लिख दिया द स्क्वायर ऑफ ए इज SQ। तो जो भी ये SQ की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद फंक्शन को बंद कर दिया और क्लास को बंद कर दिया। फिर से ध्यान रखने की क्या चीज़ है, जब भी किसी क्लास को बंद करो तो क्या लगाओगे, सेमी कोलन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हमारा क्या काम है, मेन फंक्शन बनाना है। अब हमें मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या काम करते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिस क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को आपको एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हमने क्लास क्या बनाई थी, नेस्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, N1। तो N1 एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कौन सी क्लास का, नेस्ट नाम से। चलिए तो सबसे पहले मैं इनपुट नंबर को कॉल कर रही हूँ। तो जब भी आप मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हो किसी फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को, तो आपको उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ता है। ये नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, मेंबर फंक्शन का एग्जाम्पल है, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का एग्जाम्पल है। आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करना है, आपको डायरेक्टली कॉल करना है। तो यहाँ पर देखिए N1 डॉट इनपुट अंडरस्कोर नम, इस फंक्शन को कॉल लगा दिया। तो देखिए इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इनपुट नंबर में देखिए गेरा एंटर ए नंबर। तो सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, एंटर ए नंबर। आपने एक नंबर एंटर करा दिया, मान लो ए की वैल्यू कितनी दे दी, 5 दे दी। इनपुट नंबर जो फंक्शन है उसका काम खत्म हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या है, N1 डॉट डिस्प अंडरस्कोर नंबर। अब इस फंक्शन को कॉल लगा दिया। तो देखिए इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस फंक्शन में सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है SQ के नाम से और उसमें स्क्वायर नंबर को कॉल लगा दिया। अब स्क्वायर नंबर में क्या था, रिटर्न A स्टार A। तो A की वैल्यू कितनी थी, 5। मैं इनपुट नंबर में करा चुकी हूँ A की वैल्यू एंटर। तो रिटर्न A स्टार A में क्या आएगा, A का स्क्वायर मतलब 25। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई मेरी, ये देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, 25 वैल्यू आई। वो किस में चलेगी, SQ में। तो SQ में अभी तक कितनी वैल्यू आई, 25। तो अगली लाइन देखिए क्या है, सी आउट द स्क्वायर ऑफ A की जगह 5 आ जाएगा इज, और SQ की जगह 25 आ जाएगा। तो क्या लिखा आएगा हमारी आउटपुट स्क्रीन पर, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25।
इस फंक्शन का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर रिटर्न 0 है और मेन फंक्शन को बंद कर दिया। तो ये मेरा एग्जाम्पल हो गया नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन का, जिसमें हम क्लासेस बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, मेन फंक्शन बना रहे हैं, और एक फंक्शन ऐसा बनाया मैंने disp_num के नाम से, जिसके अंदर मैंने किसी एक मेंबर फंक्शन को और कॉल कर दिया। तो इसको बोला जाएगा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। तो आप इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन के बारे में समझ आ जाएगा, और इसके अलावा और एग्जाम्पल्स पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? डबल कॉलन। देखिए, ये जो ऑपरेटर है, ये जो मैंने 4 बिंदु लगाई, डबल कॉलन जिसको बोलेंगे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इस ऑपरेटर को। तो ये मेरा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहाँ यूज होता है। जब किसी मेंबर फंक्शन को मैं क्लास के बाहर डिफाइन कर रही हूँ तो मुझे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, जिसको बोलते हैं आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। तो जब भी आप किसी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना होगा। एक इसका एक और काम है, वो है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में डिफ्रेंशिएट करना। उससे पहले आपको ये जानना होगा स्टूडेंट्स कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखिए, जब मैं किसी क्लास के अंदर या फिर किसी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बना रही हूँ उसको बोला जाएगा लोकल वेरिएबल, और जब मैं किसी फंक्शन से बाहर, किसी क्लास से बाहर कोई वेरिएबल बना रही हूँ उसको बोला जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो हेल्प करता है कि लोकल कौन से हैं, ग्लोबल कौन से हैं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। तो देखिए, इसके पहले डेफिनेशन क्या है, इसके पहले यूज क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्लास टू विच ए मेंबर फंक्शन बिलोंग। तो सबसे पहले उस क्लास को आइडेंटिफाई करता है जिससे वो मेंबर फंक्शन बिलोंग करता है। इसका एग्जाम्पल जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, ये वही सेम है। उस क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है जिससे वो मेंबर फंक्शन बिलोंग करता है। जिस मेंबर फंक्शन को आप क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं उस क्लास को आइडेंटिफाई करता है। अब दूसरा देखें, इफ़ देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स विद द सेम नेम डिफाइंड इन सेपरेट ब्लॉक्स, कि कोई वेरिएबल्स हैं, मेरे 2 वेरिएबल हैं मान लो, और वो सेम नाम के हैं, तो हमारा स्कोप रेजोल्यूशन उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा लोकल है और कौन सा ग्लोबल है। तो चलिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा, फिर एक वेरिएबल बना दिया ए नाम से और उसकी वैल्यू क्या है, 100 वैल्यू दे दी। तो अब बताइए आप कि ये लोकल वेरिएबल है या फिर ये ग्लोबल वेरिएबल है। देखिए, इस वेरिएबल को मैंने क्लास के बाहर बनाया है, तो ये एक लोकल वेरिएबल ना होकर ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो इंटीजर a इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर जो a वेरिएबल लिया है ये ग्लोबल वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है, 100 है, और उसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर एक क्लास बनाई a नाम से और क्लास को स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इंटीजर a। अब देखिए, क्लास के बाहर जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था, जो मैंने ये वेरिएबल बनाया है ये वाला, ये भी a नाम से है, और जो ये वेरिएबल बनाया है ये भी a नाम से है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है,
एक लोकल वेरिएबल है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। जो क्लास के अंदर बना रखा है वो लोकल है और जो क्लास के बाहर है वो ग्लोबल है। तो आपको स्टूडेंट्स समझ आ गया होगा कि लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक फंक्शन ले लिया पब्लिक में fun नाम से, उस फंक्शन को स्टार्ट कर दिया और उसमें लोकल वेरिएबल a की वैल्यू 20 ले ली, क्योंकि क्लास के अंदर है, किसी फंक्शन के अंदर है ये वेरिएबल a, तो उसकी वैल्यू, वो वेरिएबल लोकल होगा और उसकी वेरिएबल 20 है, उसकी वैल्यू 20 है। तो देखिए आगे लिखा a प्लस इज इक्वल टू स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर a। अब स्टूडेंट्स इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये जो लाइन है इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर a। ये जो लाइन है इसका मतलब ये है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको जो प्रोग्राम में लिख रखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। अच्छा, अब उसके बाद अगली लाइन है सी आउट ए, मतलब ए की जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगी। फिर फंक्शन को बंद कर दिया और फिर क्लास को बंद कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। जब भी क्लास को बंद करेंगे क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। सेमीकोलन जैसे ही लगाओगे किसी ब्रैकेट के बाद तो जाहिर सा मतलब, उसका मतलब है कि वो क्लास बंद हो गई। फिर मेन फंक्शन बनाया, उस मेन फंक्शन में सबसे पहले का काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया ए1 से मैंने कौन से फंक्शन को कॉल कर दिया, fun जो फंक्शन बनाया था उसको कॉल कर दिया। अब देखिए जैसे ही उस फंक्शन को कॉल होगा तो हमारा प्रोग्राम उस फंक्शन में चला जाएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू a प्लस स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर a। ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर जो a है, अब समझने की बात क्या है, देखिए ये जो a है इसकी वैल्यू क्या होगी और ये जो a है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए ये जो है, अब पहले आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें लोकल है और कौन सा इसमें ग्लोबल है। तो जो a सिंगल है, मतलब जो ये जो a लिख रखा है ये मेरा लोकल वेरिएबल है और जो a मैंने स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के साथ लिख रखा है ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। तो अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग है। a की वैल्यू 20 है जो मैंने फंक्शन के अंदर बता रखी है, इज इक्वल टू 20। a की वैल्यू 100 है जो मैं क्लास के पहले ही बता चुकी हूँ। एक वेरिएबल के लिया मैंने a और उसकी वैल्यू 100 दे दी। तो यहाँ पर देखिए क्या आउटपुट में मिलेगा, यहाँ पर 20 प्लस और ये 100, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 120। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज नहीं करती हूँ तो क्या होगा, a इज इक्वल टू a प्लस ए। तो प्रोग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा लोकल है कौन सा ग्लोबल है, मतलब वो प्रोग्राम ग्लोबल को लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने ग्लोबल वेरिएबल लिया ही नहीं। तो ये दोनों लोकल हैं, 20 और ए की वैल्यू 20, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 40। ठीक है, तो इसलिए जब आप किसी वेरिएबल के आगे स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लगा दोगे तो उसकी वैल्यू लोकल, एज ए लोकल जाएगी, ना कि ग्लोबल जाएगी, ना कि लोकल। तो यहाँ पर अगर मैंने स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लगा दिया तो इसकी वैल्यू 100 होगी और हमारी आउटपुट में मुझे मिलेगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, 120, सी आउट में 120 प्रिंट होगी और हम मेन फंक्शन में आ जाएंगे। मेन फंक्शन में देखिए क्या लिख रखा है, रिटर्न 0, और मैंने मेन फंक्शन को बंद कर दिया। तो आपको समझ आ गया होगा इससे कि स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर क्या है। एक तो ये दो यूजेज हमने पढ़े कि एक तो क्या कर रहा है, उस क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है जिस क्लास का मेंबर फंक्शन है। मतलब जब आप किसी मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर आप स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। दूसरा, आप लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जिस वेरिएबल के सामने आपने
स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लिखा, इसका मतलब क्या है, वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, ना कि वो लोकल वेरिएबल है। तो ये हमारा स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का एग्जाम्पल हो गया। तो बच्चों आज हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन एंड स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कॉल अनदर मेंबर फंक्शन, कि जब कोई मेंबर फंक्शन किसी दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल करता है तो उसको क्या कहेंगे। देखिए ए ऑप्शन क्या है, नेस्टिंग ऑफ क्लास, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा बी ऑप्शन, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, सी है नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, डी है नन ऑफ द अबव। तो बताएं बच्चों क्या है इसका ऑप्शन सही, कौन सा करेक्ट है। देखिए क्या बोलते हैं, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। इसी के बारे में आज हमने पढ़ा था कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है तो उसको बोलेंगे नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। बता चुकी हूँ मैं आपको, ए में क्या लिख रखा है डॉट, तो ये हमारा गलत हो गया। बी में क्या है स्टार, ये भी नहीं है हमारा स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। सी में क्या है डबल कोलन, तो ये मेरा सही आंसर है सी। और डी में भी गलत आंसर है, तो कौन सा स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर होता है, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। तो आपको ये बताना है कि ये एक प्रोग्राम दे रखा है इसमें और इसकी आउटपुट क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी आउटपुट निकले तो उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिख रखा है, एस इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल ले लिया एक्स, डाटा टाइप है इंटीजर और वैल्यू कितनी है इसमें 1 है। फिर उसके बाद मेन फंक्शन बनाया, इंटीजर मेन, और मेन फंक्शन को स्टार्ट कर दिया। उसमें लिखा हुआ है इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए फिर से एक वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू कितनी है 2 है, और नाम क्या है उसका एक्स ही है, डेटा टाइप इंटीजर है। तो मेरे पास x की दो वैल्यू हो गई, एक x इज इक्वल टू 1 है, एक x इज इक्वल टू 2 है। उससे आगे देखिए क्या लिख रखा है, सी आउट स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और फिर x लिख रखा है। यहाँ पर आप पढ़ने में गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर x सिंपल x नहीं लिखा हुआ, ये स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के साथ x लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को बंद कर दिया। तो बताइए क्या आउटपुट आएगी इसकी। मैंने आपको स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का टॉपिक जब समझाया था तो बताया था क्या यूज है इसका, कि स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंशिएट करता है। तो यहाँ पर जो सी आउट में लिखा हुआ है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के साथ एक्स, तो ये कितनी वैल्यू लेगा, 1 लेगा या 2 लेगा, ये वैल्यू लेगा 1, क्योंकि स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर हमेशा ग्लोबल वैल्यू को लेता है। तो यहाँ पर लोकल कौन सी है ग्लोबल कौन सी है, पहले आप वो देखिए। जो मेन फंक्शन के बाहर है, देखिए ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, ये मेन फंक्शन के बाहर है तो ये ग्लोबल होगी, और इंटीजर x इज इक्वल टू 2 ये मेन फंक्शन के अंदर है तो ये लोकल वैल्यू होगी। और स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर जो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ये वाला, ये कौन सी वैल्यू उठाएगा, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू उठाएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा अगर मैं यहाँ पर सी आउट में लिखती, सी आउट सिंपल एक्स लिख देती तो क्या आउटपुट आता है इसका। अब ये कौन सी वैल्यू उठाएगा, 2 वैल्यू उठाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के साथ नहीं है तो ये वैल्यू लेगा ये, तो आउटपुट में आता 2। अगर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के साथ यूज कर रही हूँ तो वैल्यू आएगी 1।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। थैंक यू।